नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का चैप्टर झांसी की रानी। ये जो पाठ है ये लिखा गया है सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा और अपने पाठ को हमने लास्ट कुछ सेशन पहले ही स्टार्ट कर दिया है। तो हमने अपने लास्ट सेशन में इस पाठ के 4 से 5 काव्यांश जो है वो पढ़े और उनके भावार्थ को समझा और साथ ही मैंने आप लोगों को होमवर्क में भी दिया था कि आप इनको घर से अच्छे से पढ़ कर आएंगे, क्योंकि ये कविता जो है बहुत ही ज्यादा साहस और पराक्रम और वीरता से भरी हुई कविता है। तो इसके लिए अगर ये आप लोग को याद हो जाती है तो जैसे मैंने कहा ना कि हम जब इसको पढ़ते हैं तो एक बहुत ही उत्साह हमारे अंदर होता है, बहुत ज्यादा जोश हमारे अंदर होता है, क्योंकि उस टाइम पे हम झांसी की रानी के पराक्रम की गाथा को पढ़ रहे होते हैं। तो आज हम अपनी कविता को एक बार यहाँ पर रीड करेंगे, उसके बाद जो शेष काव्यांश है हमारे उनको पढ़ेंगे और साथ ही उसके भावार्थ को समझेंगे। तो हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो हमने यहाँ पर लास्ट सेशन में जो हमारी कविता थी उसको जो कुछ टाइम पहले जो हमने शुरू की थी झांसी की रानी, उसको हमने पढ़ा और साथ ही मैंने आपको बताया कि हमने उस कविता के कुछ काव्यांशों को भी यहाँ पर अच्छे से पढ़ा और साथ ही हमने उसके भावार्थ को भी समझने की कोशिश की, भावार्थ को समझने का प्रयास किया। और जो कुछ यहाँ पर बताया गया है झांसी की रानी के विषय में, देखिए ये जो पूरा टॉपिक है ना, ये हमने काफी टाइम पहले स्टार्ट कर दिया था, जिसमें मैंने आपको सुभद्रा कुमारी चौहान जी यानी कि जिन्होंने इस कविता को लिखा है उनका पूरा जीवन परिचय बताया था और झांसी की रानी के विषय में काफी सारी जो बातें हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बताई थी। तो देखिए यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में हमने पढ़ा था कि वो हिंदी की एक सुप्रसिद्ध कवयित्री है और उनकी 2 कविता संग्रह तथा 3 कथा संग्रह प्रकाशित हुए और उनकी जो प्रसिद्धि उनको जो मिली वो झांसी की रानी कविता के कारण ही मिली। और देखिए यहाँ पर उनके बारे में बाकी चीजें भी हमने यहाँ पर डिस्कस की थी कि किस तरह से वो 4 बहनें और 2 भाई थे और उनके पिताजी जो है शिक्षा के प्रेमी थे और उन्हीं की देखरेख में उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई और इस तरह से लक्ष्मण सिंह जी के साथ उनका विवाह हुआ और बाद में उन्होंने 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली वो प्रथम महिला भी बनी थी। और इस तरह से उन्होंने, क्योंकि वो स्वतंत्रता के यानी कि बहुत ज्यादा प्रेरित थी इन सब चीजों से, स्वतंत्रता संग्राम में भी उन्होंने हिस्सा लिया था, बहुत सारे आंदोलनों में वो उन्होंने हिस्सा लिया था और साथ ही वो इस तरह के आंदोलनों में हिस्सा लेने वाली प्रथम महिला थी। तो उन्होंने काफी ज्यादा एक तरह से इस चीज का उनको बहुत ही अच्छे से अपनी आजादी के प्रति वो जागरूक थी और उसी के बारे में उन्होंने यहाँ पर लिखा कि किस तरह से ये क्रांति यानी कि जो ब्रिटिश शासन है उसके विरुद्ध ये क्रांति जो है किस तरह से स्टार्ट हुई, किस तरह से ये क्रांति जो है शुरू हुई। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था लास्ट सेशन में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि किस तरह से यहाँ पर देखिए पहला काव्यांश, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी की रानी की जो ये हमने कविता यहाँ पर हमने शुरू की थी लास्ट सेशन में और जो ये काव्यांश हमने पढ़े थे, तो इसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि किस तरह से जब 1857 में जो क्रांति जो है शुरू हुई तो उस टाइम पे वो क्रांति शुरू हुई तो उसमें जो लक्ष्मीबाई है उन्होंने भी हिस्सा लिया था और इसीलिए उनकी ये वीर गाथा यहाँ पर बताई गई है। तो बचपन से ही उनके बारे में बताया गया कि किस तरह से जब ये क्रांति शुरू हुई
तो उस टाइम पे किस तरह से यहाँ पर जो झांसी की रानी है उन्होंने वीरता पूर्वक यहाँ पर एक पुरुषों की भांति, क्योंकि उस टाइम पे मैंने बताया ना आप लोगों को कि उस टाइम पे जो महिलाएं होती थी वो ज्यादातर इस तरह की चीजों में हिस्सा नहीं लेती थी, यानी कि इस तरह की चीजें वो नहीं करती थी, इस तरह की चीजों में वो हिस्सा नहीं लेती थी। तो यहाँ पर जब झांसी की रानी ने इसमें हिस्सा लिया, आजादी के आंदोलन में जब उन्होंने हिस्सा लिया, तो उस टाइम पे उनकी जो वीरता है कि किस तरह से वो एक पुरुषों की भांति, ठीक है, क्या कहा है, खूब लड़ी मर्दानी। मर्दानी यानी कि जो ये शब्द प्रयोग होता है ये पुरुषों के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। तो वो मर्दानी यानी कि एक पुरुष की भांति वो लड़ी थी, कितने पराक्रम के साथ, कितनी ही वीरता के साथ। तो देखिए यहाँ पर हमने लास्ट सेशन में काफी सारी चीजें उनके विषय में बताई थी कि किस तरह से जब ये आजादी का, जब ये क्रांति शुरू हुई तो उस टाइम पे किस तरह से बूढ़े भारत यानी कि जो भारत एक टाइम के लिए बिल्कुल ये सोच चुका था कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, यानी कि अब हम इसी तरह से जिएंगे। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने, राजवंशों यानी कि जितने भी हमारे राजा थे, महाराजा थे, उन सभी ने भ्रुकुटी तानी थी। भ्रुकुटी यानी कि जो उनकी भौहें होती है ना, अब देखिए एक टाइम के बाद क्या होता है कि जब हमारा पेशेंस, जब हमारा एक सब्र जो है जब टूट जाता है किसी भी चीज के लिए, जब हमारा सब्र टूट जाता है तो हमारी क्रोध से भौहें जो है तन जाती है, यानी कि अब हमसे नहीं सहा जाता। तो सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। भ्रुकुटी यानी कि उनकी भौहें तन गई, यानी कि वो क्रोध में भर उठे। गुमी हुई आजादी की कीमत, गुमी हुई अर्थात जो खो गई थी, यानी कि जो आजादी काफी टाइम से खो चुकी थी उसकी जो कीमत है अब लोगों को समझ आ रही थी। अब लोगों को पता चल रहा था कि आजाद होने से क्या फायदे हैं और गुलाम होने से क्या नुकसान है। क्योंकि देखिए एक समय तक किसी के अधीन रहना ये बहुत बड़ी बात है। तो फिर उन्होंने क्या किया, अब दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। फिरंगी यानी कि अंग्रेजों को सबने मन में ठानी थी, सबने मन में ठान लिया था कि अब इस फिरंगी को, इन अंग्रेजों को अपने देश से भगाना है। इन्होंने बड़ा अत्याचार हम पर कर दिया है, बहुत ही ज्यादा इन्होंने हम पर अत्याचार कर दिए हैं और अब ये कुछ भी काम हमें अपनी मर्जी से नहीं करने देते और यहाँ तक कि हमारे देश के राजाओं को आपस में लड़ाकर, हमारे देश की जनता को आपस में लड़ाकर इन्होंने बहुत ज्यादा जितने भी राज्य हैं, बहुत बड़ा एरिया जो है काफी हड़प लिया है। तो इस तरह से यहाँ पर अब जो है सबने क्या ठान ली थी अपने मन में कि इस फिरंगी को दूर भगानी है। और चमक उठी सन 57 में, यह तलवार पुरानी थी। जो सन 57 में ये जो तलवार उठी, कौन सी तलवार, क्रांति की तलवार जो उठी सन 57 में, ये कैसी थी, बहुत पुरानी थी। पुरानी कैसी थी, यानी कि एक तरह से जब भारत आजादी की आशा छोड़ चुका था उस टाइम पे उन्हें जब अपनी आजादी की कीमत पता चली तो उन्होंने ये अतीत के गौरव की ये जो तलवार है, अतीत का गौरव यानी कि एक तरह से कहते हैं ना कि हमारे पास जितनी भी चीजें होती हैं हमें उस पर प्राउड होता है, हमें उस पर घमंड होता है कि मेरे पास ये है, ठीक है। तो हमारा भी कुछ अस्तित्व था, हमारे पास भी बहुत सारी चीजें थी। जैसे मैंने बताया कि एक टाइम पे हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, ठीक है, विश्व गुरु कहा जाता था। तो उस टाइम पे ब्रिटिश ने हमारे देश को इतना ज्यादा खोखला कर दिया एक तरह से, क्योंकि हर तरफ से वो अपना ही फायदा कर रहे थे, अपना ही फायदा कर रहे थे, हमारे किसानों से, हमारे व्यापार से, हमारी राजनीति से, हर जगह से वो अपना फायदा कर रहे थे। इस तरह से वो आपस में राजाओं को लड़ा रहे थे। तो जो सन 57 में ये तलवार जो उठी, ये तलवार जो अंग्रेजों के खिलाफ जो एक तरह से ये तलवार उठी, ये अतीत के गौरव की तलवार थी और ये युद्ध में अब चमक उठी। और ये हमने जो बुंदेलखंड के हरबोले यानी कि जो वहां के प्रत्येक व्यक्ति जो गवैये होते हैं वहां के, यानी कि जो कहानी कहते हैं, उनके मुंह से झांसी की रानी जो अंग्रेजों के साथ किस तरह से पुरुषों की भांति बहुत ही पराक्रम से, बहुत ही साहस के साथ जो वो लड़ी थी, उनकी कहानी ये यहाँ पर पूरी बताई गई है।
तो फिर देखिए यहाँ पर अगला काव्यांश हमने पढ़ा था, कानपुर के नाना की मोह बोली बहन छबीली थी। अच्छा, कोई रीड करना चाहेगा, कोई पढ़ना चाहेगा? यहाँ पर बच्चा हैंड रेस करेंगे। कानपुर के नाना की मुंहबोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर फिर शुरुआत से ही लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ा कि जो कानपुर के नाना साहब की मुंहबोली बहन थी वो, और उनका जो बचपन का नाम था, कानपुर के नाना की मुंहबोली बहन छबीली थी, उनके बचपन का नाम। जैसे आप लोगों को भी प्यार से कुछ ना कुछ आपके मम्मी पापा बोलते होंगे, तो इस तरह से क्योंकि वो बहुत ज्यादा चंचल थी और आपको पता है कि आगे देखना उनकी कौन कौन उनके मित्र थे, क्या क्या उनके खेल थे, और इसी कारण से उनका जो नाम है, घर का नाम जो है, प्यार का जो नाम है, वो छबीली रखा गया था। कानपुर के नाना की मुंहबोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। और उनका जो रियल नेम था वो था लक्ष्मीबाई, और नाना के संग पढ़ती थी वो, नाना के संग खेली थी। और जो कानपुर के नाना साहब थे वो लक्ष्मीबाई को उन्होंने अपनी बहन माना हुआ था। और मुंह बोली बहन यानी कि एक होता है ना जो हम ब्लड रिलेशन में भाई बहन होते हैं, और एक होते हैं कि जब हम किसी को भाई या बहन मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कानपुर के नाना साहब थे उन्होंने लक्ष्मीबाई को अपना बहन माना था, और वो भी नाना साहब को अपना भाई मानती थी। तो नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, और वो नाना साहब के साथ ही पढ़ती थी और उन्हीं के साथ ही खेलती थी। बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। बुंदले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपने यहाँ पर कम से कम 6 काव्यांश हमने पढ़ लिए थे, और उन्हीं को रिवाइज में यहाँ पर कर रही हूँ। देखिए अगला काव्यांश है, तो देखिए नेक्स्ट हमारा अगला काव्यांश है, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के बार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़, महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो देखिए यहाँ पर क्या था कि लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। इस तरह से उनका जो एक प्रभाव था ना, वो किसी आपने देखा होगा कोई व्यक्ति जो है उसका प्रभाव बहुत अच्छा होता है, तो उनका जो प्रभाव था वो बिल्कुल इस तरह से की प्रतीत होती थी, ऐसा लगता था कि स्वयं माँ लक्ष्मी और स्वयं माँ दुर्गा का अवतार वो थी, और इतनी वीरता उनके अंदर थी। और यही सब कुछ देखकर देख मराठे पुलकित होते उनकी तलवार उसकी तलवारों के वार, जब वो नाना के संग खेलती थी तो वो जैसी वो तलवारबाजी करती थी, उस तलवारबाजी को देखकर जो मराठे थे यानी कि उनकी फैमिली के जो लोग थे, परिवार के जो लोग थे, बहुत ही खुश होते थे, पुलकित होते थे, और बहुत सारी चीजें उनके खेल थे, जैसे नकली युद्ध व्यूह की रचना। नकली युद्ध यानी कि नकली युद्ध वो किया करती थी, व्यूह यानी कि चक्र व्यूह की रचना वो किया करती थी, और खेलना खूब शिकार, महाराष्ट्र को सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। और ये सारी चीजें उसके प्रिय खिलवाड़ थे, प्रिय खेल थे, और महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। यानी कि एक तरह से इन सभी चीजों में नहीं बल्कि वो आध्यात्मिक भी थी, यानी कि वो भगवान पर भी विश्वास करती थी, जो उनकी कुल देवी थी आराध्य भवानी, उनकी भी वो पूजा करती थी और उनको भी वो बहुत अच्छे से मानती थी। बुंदले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और ये कहानी हमने बुंदेलखंड के प्रत्येक व्यक्ति के मुंह से सुनी है कि किस वीरता और किस पराक्रम के साथ वो अंग्रेजों के साथ लड़ी थी। अगला काव्यांश है, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। जीआईसी दराव आपने माइक लिया बच्चे? जीआईसी दराव यदि आपने माइक लिया हो तो माइक ऑन करेंगे, आपको अनम्यूट कर दिया गया है। यस मैम। वेरी गुड।
तो बच्चा हम यहाँ पर आप ही की बसंत पाठ्य पुस्तिका हिंदी जो है उसका पाठ पढ़ रहे हैं, उसका चैप्टर पढ़ रहे हैं, झांसी की रानी। तो आप एक बार यहाँ पर रीड करेंगे इसको, इस काव्यांश को रीड करेंगे। बच्चे आपको रीड करना है यहाँ पर। आपकी आवाज मुझे क्लियर आ रही है और मेरी आवाज भी मुझे पता है आपको आ रही है क्लियर। आप यहाँ पर देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है हमारा यहाँ पर जो दूसरा काव्यांश है ये। हेलो। हाँ जी बच्चे, क्लास 6 के बच्चे हैं आप? यस सर। हाँ, तो यहाँ से रीड कीजिए बच्चा, यहाँ से ईश्वर वीरती की अवतार। हाँ जी, नीचे वाला। वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में वह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई। झांसी में राजमहल में बाजी बधाई खुशियां छाई। झांसी में चिया ने अर्जुन चित्रा को पाया। शिव से मिली भवानी थी बंदेगे हर भोगे ने मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। गुड। तो क्या समझ आ रहा है? हुई वीरता के वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। तो देखिए अब यहाँ पर लक्ष्मीबाई के विवाह के बारे में बताया है कि किस तरह से उनका विवाह जो है झांसी के जो राजा थे गंगाधर राव जी, उनके साथ उनका विवाह हुआ और वो कितने अच्छे से एक तरह से विवाह कर वहां पर आई और महलों में खुशियां छा गई। और उनकी जो जोड़ी थी वो इस तरह से लग रही थी जैसे चित्रा ने अर्जुन को पाया हो और स्वयं शिव भगवान से पार्वती यानी कि भवानी माता मिल गई हो। इस तरह की कहानी हमने बुंदेलखंड के प्रत्येक व्यक्ति के मुंह से सुनी है। देखिए हम रिवाइज कर रहे हैं केवल यहाँ पर, क्योंकि ये मैं इन काव्यांशों को लास्ट सेशन में पढ़ चुकी हूँ, आप लोगों को समझा चुकी हूँ। अगला है काव्यांश, कौन पढ़ेगा क्लास में? कोई और बच्चा? और देखिए बच्चे आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप घर में इसको अच्छे से सस्वर इसका पाठ करें, ठीक है? बहुत ज्यादा जरूरत है आप लोगों को। बहुत अच्छा लगता है जब यहाँ पर बच्चे बोलते हैं, काफी बच्चे जो है यहाँ पर होते हैं, काफी सारे स्कूल होते हैं। चलिए शुरू कीजिए बच्चा। उदी हुई सौभाग्य मोदित महलों में उजियाले छाई, किंतु गालगाती चूके काली घाटा घेरा लाई। तीर चलने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधियों हुई हाई, विधि को भी नहीं दाई आई। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु कालगति चुपके वाली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधता हुई हाय, विधि को विधवा दया आई। विधवा हुई निस्तान मरे रजाजी रानी, निसंतान मरे रजाजी रानी शोक समानी राजा जी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फैरन फौजे भेज दुर्गा पर अपना झंडा फहराया। लवारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। बुंदेल हर बोलो को मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वेरी गुड,
बहुत अच्छे। और जिसको पढ़ना हो ना वो इसी तरह से फ्रंट में अगर पढ़ेगा तो मुझे भी पता चलेगा कि पढ़ कौन रहा है। ठीक है बच्चे, तो मैं देख पा रही थी कि आप लोग ठीक पढ़ रहे हैं और एक तरह से थोड़ा सा कहीं कहीं पर आप मिस्टेक कर रहे हैं, वो शायद आप स्पीड में पढ़ रहे हैं तो आप उन चीजों को देख नहीं रहे हैं। जैसे आप राजा जी को रजा जी, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर सोचना भी है कि रजा जी तो कोई वर्ड होता ही नहीं है ना, तो इसीलिए वो चीजें तब होंगी जब आप शांत से पढ़ेंगे। जैसे बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया, फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या करना है, बिल्कुल सस्वर पाठ करना है उसका और ध्यान पूर्वक पढ़ना है। और देखिए क्लास 6 में है, अब थोड़ा सा उच्चारण संबंधित जो मिस्टेक्स हैं वो कम होनी चाहिए। तो ये कविता तो वैसे भी मैं आप लोगों को कहती हूँ कि आपको कंठस्थ होनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए। तो आज भी आपका होमवर्क यही रहने वाला है कि आप इस कविता को अच्छे से पढ़कर आए, घर से अच्छे से याद करके आए। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने लास्ट सेशन में आपको अच्छे से क्लियर करवा दिया था। तो लास्ट हमने पढ़ा था कि बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, यानी कि जब गंगाधर राव जी की मृत्यु हो गई तो एक तरह से, क्योंकि उस टाइम पे उनका कोई उत्तराधिकारी यानी कि राजा का कोई पुत्र भी नहीं हुआ था, तो उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं आया था, तो इसीलिए यहाँ पर क्या कहा कि राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। जो डलहौजी था, अंग्रेज अधिकारी था, उसको एक अच्छा अवसर मिल गया कि चलो ये राज्य तो इसी तरह से उत्तराधिकारी विहीन हो गया है, यानी कि अब हम यहाँ पर तुरंत ही अपना झंडा फहरा सकते हैं, अपना अधिकार जमा सकते हैं। तो उसने क्या किया, लावारिस का वारिस बनकर वो ब्रिटिश राज जो है झांसी में आ गया और उसने क्या किया, वहां पर दुर्ग पर अपना झंडा फहरा दिया। और अक्षुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। अब क्योंकि रानी तो बिल्कुल दुख में समाई हुई थी, शोक में समाई हुई थी, और वो देख रही थी कि किस तरह से उनकी झांसी जो है पराई होने जा रही है। बुंदले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और ये कथा कहानी जो है हमने बुंदेलखंड के प्रत्येक व्यक्ति के मुंह से सुनी है कि किस तरह से जो झांसी की रानी है उन्होंने पुरुषों की भांति बिल्कुल बहुत ही ज्यादा पराक्रम, बहुत ही ज्यादा साहस के साथ जो है लड़ा था अंग्रेज शासकों के साथ। तो देखिए ये एक पिक्चर है जो मैंने शुरुआत में दिखाई थी आपको जब हमने चैप्टर को शुरू किया था, कि इस तरह की उनकी एक तस्वीर थी। और ये 149 साल पहले का ये फोटो है, यानी कि मुझे लगता है ये इससे भी पहले का, जो 19 अगस्त को भोपाल के विश्व फोटोग्राफी प्रदर्शनी में ये प्रदर्शित किया गया था। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी क्लियर यहाँ पर नहीं है, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि कितनी कम उम्र है उनकी। देखिए फोटो से ही हमें पता चल रहा है कि उनकी कितनी कम उम्र है जिस टाइम पे उन्होंने ये जो है लड़ाई लड़ी थी। तो देख सकते हैं आप उनकी ये पिक्चर। तो देखिए यहाँ पर काफी सारी चीजें भी दी गई हैं उनके बारे में कि किस तरह से लक्ष्मीबाई का जो जन्म है, ये यहाँ पर सारी चीजें उनके बारे में बताया, और किस तरह से उनका विवाह झांसी के जो, तो देखिए ये सारी चीजें, ठीक है, ये सारी चीजें अभी तक हमने पढ़ी है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इतना ही अभी क्लियर किया है कि लक्ष्मीबाई का जन्म जो है वाराणसी जिले के भैदेनी नामक नगर में 19 नवंबर 1828 को हुआ था। और उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, परंतु प्यार से उन्हें मनु कहा जाता था। और मनु की जो माँ थी वो भागीरथी बाई तथा पिता का नाम मोरोपंत ताबे था। और मोरोपंत एक मराठी थे और मराठा जो थे वो बाजीराव की सेवा में थे। और माता भागीरथी बाई एक सुसंस्कृत, बुद्धिमान और धार्मिक महिला थी। और जब मनु जो है 4 वर्ष की थी तभी उनकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी। क्योंकि घर में मनु की देखभाल के लिए कोई नहीं था, इसीलिए मनु के पिता अपने बाजीराव के दरबार में चले गए, जहां चंचल व सुंदर मनु ने सबका मन मोह लिया। और इसी के साथ ही उनका नाम जो है छबीली रखा गया। ठीक है, मनु के बचपन में शास्त्रों की शिक्षा के साथ साथ शस्त्रों की शिक्षा भी मिली। और 1842 में उनका विवाह झांसी के मराठा शासित राजा गंगाधर राव निम्बाल केलकर के साथ हुआ।
और वे झांसी की रानी बन गई और विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। ठीक है, तो ये बहुत ही जरूरी चीजें हमने पढ़ी। तो आज हमने जितने भी काव्यांश यहाँ पर देखिए, क्योंकि अब मैं नेक्स्ट सेशन में इसको रिवाइज नहीं करूंगी, लास्ट 2 सेशन से हम ये पढ़ रहे हैं एक ही चीज को, तो काफी अच्छे से आप लोगों को क्लियर कर दिया है। और होमवर्क तो आपका यही है कि आप इसको घर से कंठस्थ करके आएंगे, एटलीस्ट जितने भी 6 काव्यांश हमने पढ़े हैं। तो समझ आया सभी को? तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, हम उसके बाद बाकी के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पर फिर से अपने वही 6 जो हमारे काव्यांश थे उनको आज अच्छे से हमने यहाँ पर समझा, और साथ ही आप लोगों ने भी उसे रीड किया। और यही आपका होमवर्क है कि आप उन 6 काव्यांशों का घर पर जाकर सस्वर पाठ करेंगे, यानी कि स्वर के साथ उसका पाठ करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये कविता जो है आप लोगों को अच्छे से याद होनी चाहिए, कंठस्थ होनी चाहिए। और उसके बाद बाकी के टॉपिक्स को, यानी कि बाकी के जितने हमारे काव्यांश हैं उनको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।